नमस्ते। आज हम मशीन लर्निंग के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं। मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन। सुनने में शायद ये थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में इसका आइडिया काफी सीधा है। बिल्कुल, जैसे हम रोजमर्रा में चीजों को अलग-अलग करते हैं ना। मान लीजिए ये साफ कपड़ा, ये गंदा। कंप्यूटर भी कुछ ऐसा ही करता है। वो डेटा को अलग-अलग ग्रुप्स में मतलब क्लासेस में बांटना सीखता है। यही है क्लासिफिकेशन। सही कहा। और ये कंप्यूटर सीखता है सुपरवाइज्ड लर्निंग के जरिए। मतलब एक तरह से जैसे कोई ट्यूटर सिखा रहा हो। अच्छा, कैसे? हम कंप्यूटर को बहुत सारे उदाहरण देते हैं और साथ में उनके सही जवाब भी। इन्हें लेबल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम उसे बहुत सारी तस्वीरें दिखाएं और बताएं ये ईमेल स्पैम है या ये तस्वीर कुत्ते की है। ओके। तो कंप्यूटर इन उदाहरणों और लेबल से सीखता है, पैटर्न पहचानता है। अच्छा, तो ये क्लास या कैटेगरी कुछ भी हो सकती है फिर? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे ईमेल के लिए क्लास हो सकती है स्पैम और नॉट स्पैम, या जैसे हेल्थ ऐप के लिए हेल्दी या सिक, फोटो ऐप के लिए डॉग, कैट या बर्ड। ये सब क्लासेस हैं। और इसके भी प्रकार हैं। एक होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी मतलब सिर्फ दो ऑप्शंस। हाँ बिल्कुल, सिर्फ दो ऑप्शन, हाँ या नहीं। हाँ। जैसे स्पैम है या नहीं है। हाँ। और दूसरा होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जिसमें दो से ज्यादा ऑप्शंस हाँ होंगे। सही, दो से ज्यादा ऑप्शन पर एक बार में जवाब एक ही सही होगा। जैसे मौसम, धूप, बारिश या बादल। हाँ। या वो जानवरों वाली मिसाल, डॉग, कैट या बर्ड। दिलचस्प। तो कंप्यूटर ये छांटने का काम, ये क्लासिफाई करने का काम करता कैसे है? क्या कुछ खास तरीके एल्गोरिदम्स होते हैं इसके लिए? हाँ, कई एल्गोरिथम्स है। एक काफी आसान और पॉपुलर है के नियरेस्ट नेबर्स। हाँ। मतलब KNN। KNN। हाँ, के नियरेस्ट नेबर्स। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। किसी नई चीज के बारे में फैसला करने के लिए उसके सबसे करीबी पड़ोसियों को देखो। पड़ोसियों को मतलब आसपास के डेटा पॉइंट्स को? बिल्कुल। अगर ज्यादातर पड़ोसी एक जैसे हैं तो नई चीज भी वैसी ही मानी जाएगी। अच्छा, जैसे अगर किसी भीड़ में ज्यादातर लोगों ने स्पोर्ट्स शूज पहने हो तो शायद कोई नया आने वाला भी वही पहने होगा। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और कोई तरीका? वो डिसीजन ट्री के बारे में भी सुना था मैंने। हाँ, डिसीजन ट्री। ये एक फ्लो चार्ट जैसा होता है। कंप्यूटर इसमें हाँ या ना वाले सवाल पूछता जाता है। जैसे क्या उम्र 30 से ज्यादा है, या क्या ईमेल में अभी खरीदें जैसा कुछ लिखा है। हर सवाल का जवाब उसे सही क्लास की तरफ ले जाता है। एक के बाद एक सवाल और आखिर में फैसला। ये तो समझने में आसान लग रहा है। हाँ, ये काफी इंट्यूटिव होता है। और रैंडम फॉरेस्ट्स, वो क्या चीज है? रैंडम फॉरेस्ट्स वो डिसीजन ट्री का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, समझ लीजिए। इसमें एक अकेले पेड़ के बजाय बहुत सारे डिसीजन ट्रीज का एक झुंड, एक जंगल मतलब फॉरेस्ट होता है। अच्छा, एक नहीं, कई सारे पेड़। हाँ, हर पेड़ थोड़ा अलग तरीके से सीखता है और अपना फैसला देता है। आखिर में जिस क्लास के लिए सबसे ज्यादा पेड़ वोट करते हैं वही फाइनल फैसला माना जाता है। ओह, जैसे किसी मसले पर 10 लोगों की राय लेना और फिर बहुमत का फैसला मानना। बिल्कुल। इससे फैसला ज्यादा भरोसेमंद होता है और गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। ठीक है, तो मॉडल ने सीख लिया, उसने क्लासिफाई भी कर दिया, पर हमें कैसे पता चलेगा कि उसने काम कितना सही किया है? मतलब वो कितना एक्यूरेट है? अच्छा सवाल है। इसके लिए हम मॉडल का इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन? जैसे कोई टेस्ट। हाँ बिल्कुल, जैसे हम स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं। सबसे आम तरीका है एक्यूरेसी देखना। एक्यूरेसी यानी कितना सही बताया। हाँ, कुल कितने अनुमान सही थे। जैसे 90% एक्यूरेसी का मतलब है कि 100 में से 90 जवाब सही थे। ओके। पर सिर्फ एक्यूरेसी कभी-कभी पूरी कहानी नहीं बताती। अच्छा, क्यों? खास तौर पर जब डेटा में एक क्लास के उदाहरण बहुत ज्यादा हो और दूसरे के बहुत कम, तब एक्यूरेसी धोखा दे सकती है। इसलिए एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये क्या होता है? ये एक सिंपल सी टेबल होती है। ये दिखाती है कि मॉडल ने कहाँ-कहाँ और किस तरह की गलती की है। इसमें हम देखते हैं कि क्या मॉडल ने किसी चीज को हाँ कहा जबकि जवाब ना था। अच्छा। इसे कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। या फिर उसने ना कहा जबकि जवाब हाँ था। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव। सोचिए, अगर किसी बीमारी का टेस्ट नेगेटिव आए पर असल में बीमारी हो यानी फॉल्स नेगेटिव, तो कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत सीरियस बात है। जी, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें इस तरह की गलतियों को समझने में मदद करता है। वाह, ये तो काफी गहराई में बात हो गई।
तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? अरे ये तो बहुत जगह है। हाँ, आप रोज इस्तेमाल करते हैं शायद। सच में? कहाँ? आपके ईमेल में स्पैम फिल्टर, हाँ, वो क्लासिफिकेशन ही तो है। हाँ, स्पैम या नॉट स्पैम। हाँ, सही बात है। बैंकों में फ्रॉड का पता लगाने वाले सिस्टम, मेडिकल डायग्नोसिस में जैसे ट्यूमर का पता लगाना इमेजेस से। चेहरे पहचानने वाली टेक्नोलॉजी, जो आजकल फोन्स में भी है। अरे हाँ, ग्राहक क्या सोच रहा है ये समझने के लिए सेंटिमेंट एनालिसिस, हाँ, यहाँ तक कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों की पहचान में भी। कमाल है। मतलब ये टेक्नोलॉजी तो हमारे चारों तरफ है। हाँ तो अगली बार जब कोई स्पैम ईमेल अपने आप स्पैम फोल्डर में जाएगा, हाँ। तो याद रखिएगा कि किसी स्मार्ट मशीन लर्निंग मॉडल ने उसे अभी-अभी क्लासिफाई किया है। और अब हमें थोड़ा अंदाजा है कि ये सब होता कैसे है। बिल्कुल। और एक सोचने वाली बात ये भी है हम्म, कि जैसे जैसे ये मशीनें और बेहतर होती जाएंगी और ज्यादा डेटा पर सीखेंगी, वो किन नई और शायद ऐसी चीजों को क्लासिफाई करना सीख सकती हैं जिनका हमने अभी अंदाजा भी नहीं लगाया है। क्या वो हमारी भावनाओं को या शायद कला को भी क्लासिफाई कर पाएंगी? भविष्य में देखने लायक होगा।